गुड मॉर्निंग गैस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया हाँ? चलो तो आ जाओ, शुरू करते हैं सेशन। पिछले सेशन के अंदर हमने ये जो सवाल है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, इस सवाल को हमने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी तह तक हमने डिस्कस किया था। और इनफैक्ट इस सवाल को हमने 2 सेशंस में लिया था, आपको याद होगा। पिछले सेशन में जो है हमने क्या किया था, इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था और क्या किया था कि ये रस्सियां जो है, इन रस्सियों के स्थान पे हमने क्या लगा दिया था, रॉड लगा दिया था। और ये जो फोर्स है ना 60 न्यूटन का, आपको याद होगा कि ये जो 60 न्यूटन का फोर्स है, इसको हमने पीछे यानी कि सी पे ना लगा के ए पे लगा दिया था। सी पे ना लगा के ए पे लगा दिया था। अब भाई बात ये आ गई थी कि रॉड्स के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन, आपको याद होगा नॉर्मल रिएक्शन, उसकी वैल्यू क्या आई थी। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें मैंने पिछले सेशंस में डिस्कस कर दिया था। अब बात ये आ गई थी कि ये एक सवाल जो था, ये बड़ा वेटिंग में चल रहा था बेचारा, है ना, इसका नंबर नहीं लग रहा था। तो चलो आज के इस क्विक एक सेशन के अंदर मैं आपको ये जो सवाल है थोड़ा डिस्कस किए देता हूँ। हालांकि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर चीजें बदलेगी। यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे हम नॉर्मल की बात करेंगे। और जहाँ तक सवाल की बात है कि सवाल के अंदर क्या था कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स इस तरीके से रखी हुई है, ए बी सी। एक का मास 50 kg, 25 kg और तीसरे का मास 5 kg। हमने 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया था और पूछा गया था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, वो कितना है। तो भाई बात ये आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यस, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा। मैंने बिल्कुल पहले शायद लेक्चर के अंदर, पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, न्यूटन्स लॉ का पहला या दूसरा लेक्चर रहा होगा, जिसके अंदर हमने आपको नॉर्मल रिएक्शन बताया था। उसके अंदर हमने आपको सिखाया था, समझाया था कि कब, किन शर्तों पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो भाई बात ये आ गई कि उसके अंदर, उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था, इसी टाइप का एक सवाल देखा था जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स थी हमारे पास और पीछे से हम फोर्स लगा रहे थे। तो एक पुशिंग यानी कि एक कंप्रेशन की स्थिति डेवलप हो रही थी, जिस वजह से ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। तो अब ए बी नहीं, ए बी के साथ सी भी है और पूछा जा रहा है N1 N2 कितना। तो भाई पिछले सेशन में आपको मैंने सिखा रखा है, ट्रिक सिखा रखी है। ऑलराइट, ट्रिक सिखा रखी है, तो उसी ट्रिक के जरिए अब हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे, वो भी सेकंड्स में। विद इन अ सेकंड हम आंसर निकाल लेंगे। आपने खुद से निकाल लिया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सेशंस अटेंड किए थे उनका भी आंसर मुझे मालूम है कि उन बच्चों का आंसर विद इन अ सिंगल सेकंड आ चुका होगा। तो चलो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस किए लेते हैं कि N1 की वैल्यू क्या आएगी। आपने निकाल लिया होगा। तो देखो हिसाब किताब किस तरीके से करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाया, जो बच्चे नहीं निकाल पाए होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूं कि भाई हिसाब किताब कैसे होगा कि 50 और 25 और 5 टोटल कितना, देखो 80 kg। तो 80 kg के लिए कितना, 400 न्यूटन हमने लगा रखा है, 400। तो यहां पे वही यूनिटरी मेथड आप लगाओगे क्योंकि एक्सेलेरेशन बिल्कुल सेम है। तो 80 के लिए 400 कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। खत्म बात। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 80 इंटू 5 करोगे 400। ठीक, तो जैसे ही ये 5 टाइम्स आपको पता लगा, तुरंत N1 N2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या पहले निकालोगे, N1? चलो N1 निकाल लेते हैं यार। आओ, N1 की अगर हम बात करें तो वो ए और बी के बीच में लग रही, ए और बी के बीच में लग रही। तो ए और बी के बीच में ये जो N1 लग रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, ए को धक्का लगाने की या सिर्फ बी को, या बी और सी दोनों को।
यस, बी और सी दोनों को धक्का लगाने की जिम्मेदारी, यानी कि N1 की जिम्मेदारी है 25 और 5 अर्थात 30 केजी को धक्का लगाने की। आंसर आ चुका होगा आपके पास, 5 टाइम्स करना है। आंसर विल बी एग्जैक्टली 150 न्यूटन्स। 30 इंटू 5 150 न्यूटन्स। आ गया होगा काफी बच्चों का, इनफैक्ट सभी बच्चों का आ गया होगा। जिन बच्चों का नहीं आया था उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक। और जो N2 है सबका आ चुका है 25 न्यूटन, ठीक है। तो भाई बात ये आ गई कि ये जो 400 न्यूटन, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते, थोड़ी तो इज्जत देनी बनती है ना इस सवाल को भी, है ना। इतना हल्के में नहीं जाने देंगे सेशन को, कुछ तो सीखने को मिलेगा इस सेशन से, है ना। चलो देखते हैं कुछ बढ़िया चीजें इसके अंदर क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं, अलग नजरिए से देख सकते हैं ना। तो भाई बात ये आ गई कि इसके अंदर टोटल मिला के 80 केजी था, ठीक है। हमने कपड़े से ढक दिया, हमने कहा कि भाई हमारे पास 3 नहीं, हमारे पास तो एक ही ब्लॉक है, 80 केजी का, ढक दो कपड़े से, खत्म बात। अच्छा जी, अब एक ब्लॉक है 80 केजी का, उसके लिए आपने 400 न्यूटन लगाया। ध्यान से सुने, अब मैं थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग दिशा, अलग एंगल से बात कर रहा हूं, ठीक। हमने लगाया 400 न्यूटन। इस 400 न्यूटन का कितना हिस्सा, कितना पार्ट, कितना पोर्शन ट्रांसफर होके आगे जा रहा है। ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां तक कितना अमाउंट ऑफ 400 न्यूटन, 400 न्यूटन का कितना अमाउंट ट्रांसफर होके या ट्रांसमिट होके जा रहा है। सिर्फ 150 न्यूटन। ध्यान दें, कितना, 150 न्यूटन। और उसी 400 न्यूटन का कितना हिस्सा ट्रांसमिट होके बी और सी के बीच में जा रहा है, मात्र 25 न्यूटन। मात्र, जस्ट एक मिनट बेटा, मात्र 25 न्यूटन। तो ये जो 25 न्यूटन का फोर्स ट्रांसमिट होके सी तक पहुंचा, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया 25 न्यूटन लगना है, वो उसको मालूम है। वो उसको मालूम है कि कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में कितने फोर्सेस की आवश्यकता है। एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ट्रांसमिट होके पहुंच जाएगा। मैं ट्रांसमिट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वाकई यह चीज ट्रांसमिट हो रही है। अगर आप 400 न्यूटन नहीं लगाते तो क्या 150 न्यूटन ए और बी के बीच में लग पाता? अगर 200 न्यूटन लगाते तो मालूम पड़ गया आपको, आधा, यानी कि सिर्फ 150 का आधा 75 लगता। और बी और सी के बीच में 12.5 न्यूटन लगता। आधा आधा कर दो, 150 था N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू 25 थी, तो आधे आधे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 400 का भी आधा किया आपने। तभी मैंने ट्रांसमिट शब्द का यूज किया, क्योंकि 400 लगा रहे हो तब जाके 150 वहां पे लग पा रहा है, तब जाके 25 आगे लग पा रहा है। ऑलराइट, आप और बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो भी डबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ट्रांसमिट शब्द का यूज किया। तो अगर आप 400 लगाते हो तब जाके 150 आगे लगेगा, और तब जाके 25 वहां आगे बी और सी के बीच में लगेगा। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें कि ट्रांसमिट कैसे हुआ, किस तरीके से ट्रांसमिट हुआ, तो बड़े गौर से देखो बेटा। मैं वही मूड में आ गया थोड़ा सा, ये मेरे लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं रहता है, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि छोटा सा सेशन हो जाता, अदरवाइज कोई खास मज़ा, कोई खास चीज़ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी जो आपको बहुत काम आएगा। इनफैक्ट आगे वाले टॉपिक्स, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ही अधिक ये जो कंसेप्ट है
ये जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट आज आपका तैयार होगा, जो कंसेप्ट आज आपका तैयार होगा, वो बहुत अधिक काम आएगा। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में काम आएगा, बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है बेटा। तो भाई बात ये आ गई कि अगर हम गहराई में उतर के देखें मेरा बच्चा, अगर हम गहराई में उतर के देखें तो हमने किस पर फोर्स लगाया? आप बोलोगे सर ए पे लगाया। मैं बोलूंगा नहीं रे, हमने ए पे नहीं लगाया, हमने ए पर भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया, ए के। हमने तो सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया, हमने तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे लगाया। याद रखें ये, इस बात को ध्यान दें, इस बात पे हमने तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया 400 न्यूटन का। तो यह फोर्स जो आपने सिर्फ मॉलिक्यूल पे लगाया, क्योंकि बाकियों को तो आप टच भी नहीं कर रहे हो, आपका जो फोर्स है सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है, या हाथ से लगाओगे तो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को टच किए हुए हो जो मॉलिक्यूल्स आपके कांटेक्ट में हैं। अर्थात अगर हाथ से लगा रहे हो, पंजे से लगा रहे हो आप ए पर फोर्स, तो पंजे के साथ, आपके पूरे पंजे के साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स ए के कनेक्टेड होंगे उन पर आपने फोर्स लगा दिया। बाकियों पे किसने लगाया? ए के, ब्लॉक ए पे, बी को तो छोड़ ही दो, ब्लॉक ए के बाकी मॉलिक्यूल्स पे किसने लगाया? कैसे लगा? ये ट्रांसमिट हुआ। क्या हुआ? ट्रांसमिट हुआ। यह ट्रांसमिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़े एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा हल्के तरीके से सिखा रहा हूं। सपोज किसी ने आपसे इसी सवाल के अंदर पूछ लिया, नॉर्मल पूछ लिया, ए जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए जो है उसके ठीक मिड पॉइंट पर, कहां पे? अभी बताता हूं। ये मिड पॉइंट पर, अर्थात यह जो एक सरफेस है, मिड सरफेस, इस पॉइंट पर नॉर्मल बताओ, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो कितना होगा? जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी शैतान का काम, और शैतान का काम हमेशा गलत, गड़बड़, हमेशा आंसर गलत निकालोगे, जल्दबाजी नहीं। तुरंत कुछ बच्चों का आंसर 200 न्यूटन आ चुका होगा, गलत। ये तब होता जब ए अकेला होता, आगे बी और सी भी है, आगे बी और सी भी है। ऑलराइट। तो भाई बात ये आ गई कि अगर आपसे इसी सवाल में ए के मिड पॉइंट पे नॉर्मल पूछा जाए, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ए का पिछला हिस्सा, ए का पिछला हिस्सा ही है, कौन सा वाला? दिस वन, ये जो हिस्सा है ए का पिछला हिस्सा ही है जो ए के अगले हिस्से पे धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वो तो ए और बी ब्लॉक अलग अलग थे तो इसलिए समझने में आसानी हुई, लेकिन अगर वाकई ए और बी को फेविक्विक से चिपका दोगे, यही आंसर आएगा तुम्हारा। N1 का आंसर वही आएगा, 150। एक सेकेंड, N1 का वही आंसर आएगा 150 और N2 का आंसर वही आएगा 25। अगर इनको आपने ए के साथ फेविक्विक से चिपका दिया और एक सिंगल ब्लॉक बना दिया वाकई 80 kg का, तो भी आंसर निकाल के देखो वही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ए अकेला सिंगल है, इतना बड़ा बॉडी है तो उसके बीच में नॉर्मल नहीं निकाल सकते, या नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, यहां पे भी वही लग रहा होगा। आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि ए जो है वो दो हिस्सों में थे, ए जो है वो दो हिस्सों में था, उन दोनों हिस्सों को हमने फेविक्विक से चिपका दिया, तो ए जो बॉडी है इस रूप में ए बॉडी अपने को दिखने लग गया।
ए के पिछले और ए के अगले हिस्से को हमने फेविक्विक से चिपका दिया। ऐसी आप कल्पना कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि ए का पिछला हिस्सा ही था जो कि ए के अगले हिस्से पर धक्का लगा रहा है, और उसी धक्के का नाम नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर कोई पूछ भी ले, ए के ठीक बीच में निकाल के बता देंगे कितना होगा। चलो लगे हाथों ओरली बताओ कितना होगा। अब ठीक से करना, आराम से करना, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब आप सीखने के बाद धैर्य से करोगे, मजाल नहीं आपका आंसर गलत आ जाए, मजाल नहीं। देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ए के ठीक मिड पॉइंट पर आप नॉर्मल निकालो। ए के ठीक मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालो। चलो आ गया, 1 सेकंड में आया होगा यार आंसर। क्यों? हिसाब किताब तो बचपन से जानते हो आप। तो भाई बात ये आ गई कि अगर ए के मिड पॉइंट पे पूछा जाए तो ध्यान से देखो, ए के मिड पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उसकी जिम्मेदारी किसको, कितने केजी को धक्का लगाने की होगी। एक तो बी पूरे को धक्का लगाना है, सी पूरे को धक्का लगाना है, और ए के आधे को धक्का लगाना है। तो कितना हो गया? ए का आधा 25, बी 25, दोनों मिलकर 50, 50 और 5 सी का मास कितना? 5, 50 और 5 55। कितने टाइम्स करोगे? 5 गुना। कितने टाइम्स करोगे? 5 गुना। तो 55 इंटू 5 कितना हो गया? अब करने लगोगे तुम लोग, ये भी सिखाना पड़ेगा, ओरली करो। 55 इंटू 5, पहले 50 इंटू 5 करो, 250 हो गया। और फिर जो बचा है तुम्हारा 5, 55 में से 50 गए, कितना बचा? 5। वो जो 5 है उसका 5 गुना करो, 25। तो 250 के साथ 25 जोड़ो, आ गया आंसर 275। अर्थात तो कोई अगर पूछ ले ए के ठीक मिड पॉइंट पे नॉर्मल कितना, बता देना सीना ठोक के 275 न्यूटन, निकाल के देख लो। 275 न्यूटन, 275 न्यूटन्स। विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा तुम लोगों का। जैसे ही मालूम पड़ा आगे कितना मास है 55, सीधे 5 गुना करोगे, ढाई से आंसर आएगा 275 न्यूटन। कहने का मतलब अगर बीच में भी पूछा जाए, किसी भी हिस्से पे पूछा जाए, किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, निकाल के बता सकते हैं हम। मैंने सिखा रखा है तुम लोगों को, यहां तक की सारी चीजें सिखा रखी है कि जब भी इंटरनल फोर्स पूछा जाए, क्योंकि अगर ए के मिड पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो वो ए का इंटरनल पॉइंट होगा। और मैंने आपको मंत्र दे रखा है कि जिस समय आपको, जब भी आपको इंटरनल फोर्स पूछा जाए, इंटरनल तो अंदर तो जाना पड़ेगा, उस पॉइंट पे घुसना पड़ेगा, उस पॉइंट से आपको सिस्टम को अलग करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग करना पड़ेगा। और मैंने सिखाया था, या तो आगे की एफबीडी बना लेना या तो पीछे की एफबीडी बना लेना, न्यूटन्स लॉ लगाना था, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो वही बात ये आ गई कि ए के मिड पॉइंट पे अगर कोई पूछे तो हम ए के मिड पॉइंट से बिल्कुल आधा आधा करेंगे मेंटली, और कल्पना करेंगे कि हमारे पास 2 सिस्टम है, एक ए का पिछला हिस्सा और दूसरा पूरा आगे का हिस्सा। तो इस तरीके से करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब आंसर तो आ गया, 275 न्यूटन तो आ गया, ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये है कि तो छोटी मोटी चीजें सेकंड में निकाल लिया। जो मेन चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि ये जो 400 न्यूटन आपने लगाया, ध्यान से देखो, इसमें से 275 ट्रांसमिट किया। जरूरत के अनुसार जितनी आवश्यकता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितने की आवश्यकता है उतना अपने आप ट्रांसमिट कर जाएगा, उतना अपने आप ट्रांसमिट कर जाएगा। कर गया, 275 कर गया। क्यों? क्योंकि जरूरत क्या है, क्यों ट्रांसमिट किया? जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि ताकि इतना ट्रांसमिट हो जाए ताकि तीनों के तीनों बराबर
एक्सीलरेशन से एक साथ चल सके। कोई पूछे क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है रे, रिजिड है। अगर यहां पे स्पंज के बॉडीज होते, कंप्रेसिबल बॉडीज होते, तब ए की, बी की, सी की जो एक्सीलरेशन वो अलग होती। लेकिन क्योंकि रिजिड है तो मजबूरी है कि अगर पीछे वाले को 5 सेंटीमीटर खिसकना है तो भैया अगले को उसके लिए 5 सेंटीमीटर जगह खाली तो करनी पड़ेगी ना, उतने ही टाइम में, उसी रफ्तार पे, उसी स्पीड के साथ, उसी एक्सेलरेशन के साथ। अगर अगला नहीं चलेगा पिछला कैसे जाएगा? समझ में आ गया? तो हर एक सवाल का एक परफेक्ट आंसर होता है, परफेक्ट उसके पीछे रीजन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हर एक चीज का रीजन, हर एक चीज का आंसर, तभी ये सुनिश्चित कर पाओगे कि आप किसी भी सवाल के अंदर, दुनिया के किसी भी सवाल के अंदर मजाल नहीं जो आपको फंसा दे। आप फंस नहीं सकते, ये सुनिश्चित कर सकते हो आप। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप ईमानदारी से चीजों को सीखते चलोगे। ठीक है बेटा? तो बात यह आ रही थी कि हमने तो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स पे या कुछ मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाया 400। ये आगे कैसे ट्रांसमिट किया, क्यों ट्रांसमिट किया? ये मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ट्रांसमिट किया। यह मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ट्रांसमिट किया। एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है तभी मुझे ऐसे आगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में आपने देखा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर टिकट काउंटर पे लोग खड़े होते हैं। कई बारी देखा होगा, भीड़ काफी लंबी होती है, सॉरी, लाइन काफी लंबी होती है, भीड़ काफी ज्यादा होती है, तो लाइन काफी लंबी होती है और सटे सटे रहते हैं सारे बंदे एक साथ, बिल्कुल गैपिंग नहीं होती, क्योंकि जगह कम है, लोग ज्यादा है, लाइन बनाना भी है, तो उनके बीच में गैपिंग नहीं बचती। यही चीज स्कूल में भी देखा होगा तुम लोगों ने कई बार, जब लाइन बना के खड़े होते हो तो कई बार ऐसे सडे सडे से रहते हो, बिल्कुल जल्दी जल्दी आगे निकलना है। जब छुट्टी होती है भागते हो लाइन बना के। कई बार ऐसा होता है ना, आगे 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे मिठाइयाँ बढ़ रही होती है तो लाइन बना के लाइन बनवाते हैं, ताकि लाइन बना के आप वो मिठाई ले सको, एक्सेप्ट कर, मतलब उन्हें कलेक्ट कर सको। तो उस ऐसे किसी लाइन के अंदर, ऐसे किसी, है ना, बिल्कुल सटी हुई लाइन के अंदर अगर पीछे वाले ने थोड़ा सा धक्का दिया, आपको मालूम है आगे वाले सारे धकेलते चले जाते हैं, कई बार एक आध गिर भी जाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जैसे ही हमने एक एक कुछ चंद मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाया 400 न्यूटन क्योंकि बिल्कुल सारे के सारे सटे हुए हैं, तो वह फोर्स धीरे धीरे अकॉर्डिंगली सबके ऊपर ट्रांसमिट हो गया। अब ये भी बात है कि 400 के 400 पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हुआ। ए के ठीक बीच में देखा 275 आया, ए और बी के बीच में देखा 150 हो गया, थोड़ा और आगे देखें और कम हो गया, बी और सी के बीच में 25 हो गया। इसका मतलब पूरा 400 न्यूटन, 400 के 400 ट्रांसमिट नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। इसका मतलब लाइन में भी अगर धक्का लगेगा तो जो बंदा बिल्कुल इमीडिएट कांटेक्ट में है उस पे धक्का ज्यादा लगेगा और उस पे फोर्स, उसके गिरने की चांस भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे वो आगे की ओर ट्रांसमिट होएगा तो वो जो फोर्स है, वो जो धक्का है, वो कम होता जाएगा। इस वजह से आगे वाले को थोड़ा कम महसूस होगा। कई बार तो आगे वाले को पता भी नहीं लगता, वहां तक आ भी नहीं पाता है, खास जो जर्क है आ भी नहीं पाता है ठीक बेटा? तो भाई बात ये आ गई कि इसके अंदर ये दृष्टि, इस एंगल से हमने देखा कि गहराई में उतर के देखा कि ये जो 400 न्यूटन हमने लगाया किस तरीके से आगे फैला, ट्रांसमिट हुआ,
कितना कितना ट्रांसमिट हुआ। हालांकि आंसर तो निकाल चुके थे, लेकिन सिर्फ आंसर को निकाल के छोड़ देना, ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है, आम बात हो जाती है, आम स्टूडेंट्स की पहचान होती है। जो खास अच्छे स्पेशल टॉपर जो बनते हैं वो इसके अंदर, इसके भीतर घुसते हैं, इस तरीके से घुसते हैं और आंसर आ जाने के बावजूद उस सवाल को एनालाइज करते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको हल्का सा इस सेशन के अंदर बता दिया ताकि आपके अंदर वो गहराई उत्पन्न हो, वो गहराई डेवलप हो, वो डेप्थ डेवलप हो, सोचने की, एनालाइज करने की। कई बार आप पढ़ते भी हो, पढ़ते पढ़ते खुद से कुछ सवाल, ऐसे ही कुछ सवाल आपके माइंड में हिट करता है, आप सर से जाके पूछते हो। कई बार सर कभी तो बताते हैं, लेकिन कई बार नहीं बताते। सर के पीछे पड़े रहो, रिक्वेस्ट करो, सब बता देंगे। जहाँ भी पढ़ रहे होगे आप लोग, स्कूल में, कोचिंग्स में, जहाँ भी है। तो ये जो एनालिसिस है चलती रहनी चाहिए और जितना आप चीज़ के अंदर घुसोगे बेटा, उतना आपके पास जो नॉलेज है बढ़ता जाएगा, आपके अंदर नॉलेज का भंडार बढ़ता जाएगा। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जितना अधिक हो उतना कम है। तभी कहते हैं ना, ज्ञान ही असली धन होता है इंसान के पास। क्योंकि धन भी ऐसा होता है, जितना भी हो कम लगता है ना। अंबानी साहब के पास इतना है तो भी उनको कम लगता होगा, नहीं? तो जैसे धन जितना हो उतना ही कम लगता है, मन नहीं भरता, वैसे ज्ञान के केस में भी आपके अंदर ऐसी एक लालसा होनी चाहिए कि जितना हो और चाहिए, मन नहीं भर रहा है, सर कुछ और बताओ। ठीक है? तो ये लालसा, ये चीज़, ये डेप्थ अपने अंदर डेवलप करते रहो, करो। चीज़ों के अंदर फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, मैथ्स हो, उसके अंदर डेप्थ लाओ और जितना डेप्थ लाओगे बेटा, आपके सिलेक्शंस, आपके टॉप रैंक्स, टॉप बता रहा हूँ मैं, टॉप रैंक्स, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10, टॉप 5 उतना ही सुनिश्चित होता जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार मेरे बस की बात नहीं, ये तो कुछ ही लोग, कुछ ही बच्चे जो टॉपर होते हैं उन्हीं के बस की बात है, इतना हमारे बस की बात नहीं है टॉप कर जाना। देयर इज नो रॉकेट साइंस। देखो, हमने आज कोई रॉकेट साइंस बात करी, छोटी मोटी कुछ बातें करी। ठीक है, तो चलो सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि सेशन तो देखो बहुत छोटा सा था यार। मैं तो सोच रहा था ये 5 मिनट में ये सेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन मूड आ गया, बता दिया आप लोगों को। चलो, इसको याद रखेंगे, काम आएगा, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, इनको नोट्स बना के रख लेना, अपने कॉपी में सारा नोट्स बना लेना। ठीक, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में एक शानदार धुआंधार सवाल, बहुत धुआंधार सवाल, शक्ल दिखा देता हूँ, ये देखो खतरनाक सवाल है ना। तो इस सवाल को मैं अगले सेशन में करवाऊंगा। बहुत